दोपहर का समय था। माधव नाम का एक व्यापारी घने जंगल में लेटा हुआ आराम कर रहा था। ठीक सामने उसका घोड़ा एक वृक्ष से बंधा हुआ खड़ा था। अरे रे, कुछ देर यहाँ आराम करता हूँ, उसके बाद फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करता हूँ। तभी अचानक माधव की नजर दूर झाड़ियों के पास खड़ी एक बकरी पर पड़ी। ओह, ये तो बड़ी ही सुंदर बकरी है। तभी वो बकरी धीरे धीरे कदमों से चलती हुई माधव के करीब आ गई। मेरी मदद करो। बकरी की आवाज मनुष्य की थी। ये सुनकर माधव हक्का बक्का रह गया। हैं? अरे तेरी, ये बकरी तो मनुष्य की तरह बात कर रही है। हे भगवान, कहीं ये जादुई बकरी तो नहीं है? बकरी की आंखों में आंसू बहने लगे। नहीं, मैं जादुई बकरी नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद करो। ये सुनते ही माधव की आंखों में अचानक लालच की परछाइयां लहराने लगी। तुम जादुई बकरी हो या ना हो, लेकिन मैं तो एक व्यापारी हूँ नी। तुम मनुष्य की तरह बोल सकती हो नी। बस यही तो मेरे लिए फायदे की बात है नी। मैं तुम्हें किसी राजा या महाराजा को मुंह मांगे कीमत पर बेच दूंगा, फिर मेरे पास होगा पैसा ही पैसा। आजा 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 आजा। इतना कहकर माधव बकरी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बकरी उसके इरादे समझ गई और तेजी से भागते हुए जंगल की गहराइयों में गुम हो गई। अरे धत तेरे की, मुझे भी क्या जरूरत थी ये सब बोलने की। पहले पकड़ लेता नी, उसके बाद ही अपने मन की बात बताता। लेकिन शायद ये बकरी मेरे भाग्य में थी ही नहीं। जो हाथ ना आया वो भाग्य में ना था। इधर दूसरी ओर हरियापुर गांव के जमींदार की बेटी गौरी अपनी सहेली के साथ जंगल में टहल रही थी। गौरी, मेरे पिता ने कहा था कि जंगल की गहराई में मत जाना और शाम होने से पहले लौट आना। शाम होने वाली है। मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए। अरे, तुम तो जरा जरा सी बातों पर डर जाती हो। मैंने कहा था ना कि जंगल में एक तालाब है। उसका सामने का दृश्य बड़ा ही सुंदर है। मैं वहीं पर जा रही हूँ। ये सुनकर गौरी की सहेली डर गई। ना बाबा ना, जिस तालाब की तुम बात कर रही हो वो तो जंगल की गहराई में है। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं पिताजी के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। मैं तो घर जा रही हूँ। गौरी अपनी सहेली को रोकती रही, लेकिन उसकी सहेली रुकी नहीं। ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तो जंगल के तालाब में कुछ देर बैठकर ही गांव जाऊंगी। ये कहकर गौरी जंगल के तालाब की ओर आगे बढ़ गई। मगर जैसे ही वो तालाब के नजदीक पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। तालाब के किनारे एक बहुत ही सुंदर पुरुष की पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। कुछ महीने पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तब तो यहाँ पर ये मूर्ति बिल्कुल नहीं थी। जिसने भी ये मूर्ति बनाई है वो बड़ा ही कुशल मूर्तिकार है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी जीते जागते इंसान को किसी ने अपनी जादू की शक्ति से मूर्ति में बदल दिया है। मूर्तिकार की प्रशंसा करना तो बनता ही है। इतना कहकर गौरी ने जैसे ही उस मूर्ति को स्पर्श किया, अगले ही पल वो पत्थर की मूर्ति रंग बिरंगी किरणों के साथ एक जीवित मनुष्य में परिवर्तित हो गई। ये देखकर गौरी डर गई। कौन हो तुम? वो सुंदर पुरुष इधर उधर देखने लगा और फिर गौरी की ओर देखकर बोला। सही बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ।
बस मुझे इतना याद है कि मेरा नाम अर्जुन है और मैं यहाँ कैसे आया, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा क्या पता है, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ देर पहले तुम पत्थर की मूर्ति बने हुए थे, मगर जैसे ही मैंने तुम्हें स्पर्श किया, रंग बिरंगी किरणों के साथ तुम जीवित हो गए। आखिर ये हो क्या रहा है? इतना कहकर गौरी डरते हुए वापस जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि अर्जुन ने उसे रोक लिया। अरे सुनो, देखो, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा। गौरी के कदम रुक गए। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। तुम कौन हो, क्या हो? तुम कुछ देर पहले पत्थर की मूर्ति बने हुए थे और अचानक से तुम जीवित हो गए। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। देखो, मेरी मदद करो, सच मानो मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मैं जीता जागता इंसान कैसे बन गया, मूर्ति कैसे बना, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन ये बताओ, मैं इस जंगल में अकेला क्या करूंगा? मुझे अपने साथ ले चलो ना, ले चलो। मैं गौरी कुछ देर तक अर्जुन को देखती रही। मेरा नाम गौरी है और मैं हरियापुर गांव में रहती हूँ और मेरे पिताजी गांव के जमींदार हैं। देखो, मैं तुम्हें केवल अपने गांव तक ले जा सकती हूँ, उसके आगे का रास्ता तुम्हारा होगा। अगर मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाऊंगी तो मैं तुम्हारे बारे में उन्हें क्या बताऊंगी कि तुम पत्थर की मूर्ति थे और जीवित हो गए। ये सुनकर वो डर जाएंगे और मेरी मानो तो तुम भी बिल्कुल भी मत बताना कि मेरे स्पर्श से तुम जीवित हुए हो, वरना गांव वाले डर जाएंगे। तुम उनसे कोई भी झूठ बोल देना, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे स्वीकार है। गौरी अर्जुन को अपने गांव की सीमा तक ले आई। बस अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। देखो, हमारे गांव का मुखिया अच्छे स्वभाव का है। तुम जाकर उससे मदद मांगना और कहना कि तुम एक अनाथ हो और अपनी याददाश्त खो चुके हो। वो तुम्हें रहने का कोई ठिकाना भी दे सकता है और तुम्हें कोई काम भी दिलवा सकता है। इतना कहकर गौरी अपनी हवेली की ओर चल दी और अर्जुन वहीं खड़ा होकर उसे दूर जाते हुए देखता रह गया। कुछ देर बाद गौरी जमींदार की हवेली में पहुंच गई। क्यों बेटा जी, तुमने आने में इतनी देर कैसे लगा दी? मैं रास्ता भटक गई थी। तभी तो मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जंगल वंगल कम जाया करो, लेकिन सुनती कहाँ हो, चल देती हो मुंह उठाकर। गौरी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इधर अर्जुन पूरे गांव में भटकने लगा। तभी उसे गौरी की बात याद आई और वो गांव के मुखिया के घर की ओर बढ़ गया। अर्जुन दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर बाद मुखिया ने दरवाजा खोला और अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। कौन हो तुम? नमस्ते। देखिए, मेरा नाम अर्जुन है। मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। मुझे रहने के लिए शरण चाहिए और मैं भूखा भी हूँ। मुझे भोजन चाहिए। अर्जुन की दयनीय अवस्था देखकर मुखिया को उस पर दया आ गई। देखो, मैं तुम्हें अपने घर में रहने के लिए शरण नहीं दे सकता, लेकिन पास में मेरी एक झोपड़ी है, तुम वहां अपना बसेरा बना सकते हो। आज मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा, लेकिन कल से तुम्हें काम पर आना पड़ेगा। ये बताओ, तुम कौन कौन सा काम जानते हो, बताओ। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। मतलब याददाश्त चले जाने की वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं कौन सा काम जानता हूँ। मुझे नहीं याद है। मैं तो यहाँ तक ये नहीं जानता कि मेरा परिवार का कहाँ है, कौन है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मुझे कुछ भी नहीं याद है। मुखिया कुछ देर गहरी सोच में डूब गया। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, पहले खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे रहने की जगह दिखा देता हूँ। चलो। मुखिया अर्जुन को खाना देता है।
अर्जुन भूख से व्याकुल होकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद मुखिया अर्जुन को अपने घर से कुछ दूर एक झोपड़ी के पास ले गया। ये देखो, तुम यहाँ रह सकते हो। कल मैं दोबारा आऊंगा और तुम्हें जमींदार की हवेली में ले जाऊंगा। जमींदार के पास बहुत सारे जानवर हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसके जानवरों को जंगल में चराने के लिए तो ले ही जा सकते हो ना। हाँ, इतना तो कर ही लोगे। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। हाँ 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 हाँ, मैं ये काम तो कर सकता हूँ। ठीक है ठीक है। मुखिया वहां से चला गया। अगले दिन सुबह मुखिया आया और अर्जुन को अपने साथ लेकर जमींदार की हवेली पहुंचा। अब देखो जमींदार, ये बेचारा बहुत दुखियारा लगता है। अपनी याददाश्त भी खो चुका है। काम की तलाश में है और इसे कौन सा काम आता है ये भी नहीं पता। तो क्यों ना तुम इसे अपने जानवर चराने का काम सौंप दो। ये मुझे अच्छे परिवार का लगता है। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो भैया। मेरे जानवरों को अगर नुकसान हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बेटा जी। हवेली के आंगन में जो जानवर बंधे हैं उन्हें खोल लो और जंगल चराने के लिए ले जाओ। जाओ। अर्जुन चुपचाप जमींदार की हवेली के आंगन में गया। वहीं गौरी बैठी हुई थी। अर्जुन को देखकर वो चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन सारी घटना बता देता है। देखो, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं मुखिया से काम मांगने के लिए गया। मुखिया जी ने घुमा फिरा कर तुम्हारे पिताजी के यहाँ पहुंचा दिया। तो अब मैं क्या करता? जो भी हो, लेकिन अपनी सच्चाई मत बताना। ये मत बताना कि तुम पत्थर की मूर्ति थे, और ये भी मत बताना कि मैं तुम्हें जानती हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, नहीं बताऊंगा। गौरी चुपचाप वहां से चली गई। उस दिन के बाद अर्जुन रोज जमींदार के जानवरों को खोलकर जंगल में चराने के लिए ले जाने लगा। शाम होते ही वो जानवरों को वापस हवेली ले आता। इसके बदले जमींदार कभी कभी उसे थोड़ा सा धन और खाने पीने का सामान दे देता था। एक दिन अर्जुन जंगल में एक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर एक बकरी पर पड़ी जो दूर खड़ी होकर उसे देख रही थी। अरे, ये बकरी तो जमींदार की ना लगती। आखिर ये बकरी किसकी है और जंगल में क्या कर रही है? वैसे है तो ये बहुत ही सुंदर बकरी। बकरी धीरे धीरे चलते हुए अर्जुन के पास आ गई और उसे ध्यान से देखने लगी। हैं? बड़ी ही विचित्र बात है। ये तो मुझे ऐसे देख रही है जैसे ये मुझे पहले से जानती है। वाह! इतना कहते ही अर्जुन ने देखा कि बकरी की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे 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 अरे, क्या बात है? क्या हो गया? तुम ऐसे रो कह रही हो? और तुम्हारी माँ कहाँ है? बकरी कुछ नहीं बोली। लगता है तुम भी मेरी तरह अनाथ हो। शायद तुम भी अपनी याददाश्त भूल गई हो। जैसे मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, वैसी हो सकता है तुमको भी याद ना हो। बकरी अर्जुन को आंसुओं भरी नजरों से देखती रही। तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे तुम मेरा हर शब्द समझ रही हो। चलो, मैं तुम्हें आज से अपनी झोपड़ी में अपने पास रखूंगा। चलो आ जाओ। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। बस ये रोते गाते थोड़ी हैं। इतना कहकर अर्जुन बकरी और जमींदार के जानवरों को लेकर हवेली की ओर लौट गया। अर्जुन जमींदार के जानवरों को लेकर हवेली के आंगन में पहुंचा। अरे ओ बेटा जी, ये बकरी तो हमारी ना है। ये कहाँ से मिल गई तुमको? दरअसल जमींदार जी, ये मुझे जंगल में मिली तो मैं इसे उठा लाया।
झोपड़ी में अकेला रहता हूँ, अब से मैं इसी से बातें किया करूंगा। वैसे भी तुम्हारे जैसे लोग जानवरों से ही दिल बहलाते हैं, क्योंकि तुम जैसे लोगों के भाग्य में हम जैसे लोगों की तरह किसी लड़की का साथ तो नहीं लिखा होता है। इतना कहकर जमींदार जोर जोर से हंसने लगा। अर्जुन चुपचाप बकरी को लेकर अपनी झोपड़ी की ओर चला गया। अर्जुन अपनी झोपड़ी में पहुंचा, तभी वहां गौरी आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब पिताजी तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे तब मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। अब तुम्हारे पिता, खैर वैसे तुम्हारे पिता और तुम्हारा स्वभाव कितना अलग है। केवल तुम ही नहीं, गांव के सभी लोग मेरे बारे में यही कहते हैं। वाकई में तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम नहीं होती तो शायद पता नहीं मैं कहाँ होता और कहाँ कहाँ भटक रहा होता। जब भी मेरा समय बदलेगा ना, मैं तुम्हारी दोस्ती का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। हाँ, दोस्ती में कोई कर्ज नहीं होता। आज से तुम मेरे दोस्त हो। कुछ देर बाद गौरी वहां से चली गई। अब अर्जुन रोज बकरी को अपने साथ जंगल ले जाता और उससे ढेर सारी बातें करता। बकरी चुपचाप उसकी हर बात सुनती रहती। एक दिन अर्जुन जमींदार की हवेली पहुंचा। अर्जुन, आजकल वर्षा का मौसम चल रहा है। वैद्य जी ने जानवरों को जंगल में ले जाने से मना किया है, तो तुम कोई और काम ढूंढ लो। जाओ। अर्जुन कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। अर्जुन अपनी झोपड़ी में पहुंचा और बकरी की ओर देखने लगा। हाँ, क्या बताओ मित्र, मेरे पास एक काम था ठीक ठाक सा करने के लिए, वो भी मेरे हाथ से चला गया। पता नहीं अब मैं क्या करूंगा। इतना कहते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप जमीन पर लेट गया। लेटते ही अर्जुन नींद की आगोश में समा गया। अगले ही पल उसने स्वयं को एक बहुत ही सुंदर महल में खड़ा पाया। उस महल में एक सुंदर राजकुमारी उसे देख रही थी। हैं? ये सब क्या हो रहा है? मैं तो सोया था, फिर मैं इस महल में कैसे आ गया? हाँ? तभी उस राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हारी कुमुद हूँ अर्जुन, मुझे तलाशो। अगले ही पल अर्जुन की आंख खुल गई। बकरी अर्जुन को देख रही थी। बाप रे, बड़ा ही विचित्र सपना देखा मैंने। ऐसा लगा जैसे कि वास्तव में उस जगह पे मौजूद हूँ। बाप रे। इतना कहकर अर्जुन बकरी को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। तभी बकरी अर्जुन की ओर देखकर मनुष्य की आवाज में बोली, आखिर तुमने कौन सा सपना देखा था? ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। हैं? हे भगवान, ये क्या? बकरी मनुष्य की आवाज में बात कर रही है। ये कैसे हो गया? इसमें चौंकने वाली क्या बात है? चौंकने वाली बात तो ये थी कि जब मैंने तुम्हें मनुष्य की हालत में देखा, जबकि तुम्हें पत्थर के रूप में बदल दिया गया था। ये सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। कौन हो तुम? मुझे अपने सपने के बारे में बताओ, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। अर्जुन ने अपने सपने के बारे में बताना शुरू किया। बात यह है कि मुझे मेरे सपने में एक राजकुमारी दिखाई दी थी। ये सुनते ही बकरी की आंखों में आंसू आ गए। वो राजकुमारी कोई और नहीं,
बल्कि तुम्हारी पत्नी है, जो इस समय दर दर की ठोकरें खा रही है। तुम्हें सारी सच्चाई पता लग जाएगी, तुम कौन हो, और तुम्हारी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन तुम्हें सबसे पहले एक काम करना होगा। और मुझे कौन सा काम करना होगा? तुम्हें लाल वृक्ष की तलाश करनी होगी। इस जंगल में एक लाल वृक्ष है जिस पर देवता का वास है। उस लाल वृक्ष में एक लाल रंग का पुष्प उगता है। वो पुष्प इतना चमत्कारी है कि उससे किसी भी शक्तिशाली राक्षस का खात्मा किया जा सकता है। वो पुष्प केवल उसी मनुष्य को मिलता है जिसका मन किसी बालक की तरह शुद्ध हो। इस समय तुम्हारा मन भी एक बालक की तरह शुद्ध है, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त तुम्हारे पास नहीं है। तो फिर बताओ, मुझे बताओ, कहाँ है वो लाल वृक्ष? और अर्जुन उसके पीछे पीछे चलने लगा। बहुत देर तक चलने के बाद अर्जुन की नजर जंगल में खड़े एक लाल वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष पर लाल रंग के पुष्प खिले हुए थे। यही वो लाल वृक्ष है। अर्जुन उस वृक्ष के पास गया। जैसे ही उसने एक पुष्प तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां एक देवता प्रकट हो गया। इस पुष्प को केवल वही मनुष्य तोड़ सकता है जिसका मन बालक की तरह शुद्ध हो। सोच लो, अगर तुम्हारा मन वैसा नहीं हुआ तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अर्जुन ने बिना डरे उस पुष्प को तोड़ लिया। तुम्हारा मन वास्तव में बालक की तरह शुद्ध है। इतना कहकर वो देवता अदृश्य हो गया। मुझे अब क्या करना होगा? चलो मेरे साथ। बकरी अर्जुन को उसी तालाब की ओर ले गई। जहाँ कुछ दिन पहले अर्जुन पत्थर की मूर्ति बना खड़ा था। इस तालाब में कूद जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? जो कह रही हूँ वही करो। आगे क्या होगा तुम्हें सब समझ आ जाएगा। और अगले ही पल दोनों तालाब में कूद गए। तालाब में कूदते ही अर्जुन ने स्वयं को एक विचित्र राज्य में खड़ा पाया। महल के आसपास खड़े लोग डरी हुई अवस्था में उसे देख रहे थे। अरे राजकुमार जी, आप वापस आ गए। हमें तो लगा था आप कभी वापस ही नहीं आएंगे। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या? राजकुमार? देखो भाई, तुमसे कोई गलतफहमी हुई है। तभी बकरी बोली, इन्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई अर्जुन, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम कुमुदपुर राज्य के राजकुमार हो और मैं तुम्हारी पत्नी राजकुमारी कुमुद हूँ। ये सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। ये कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों इस राज्य में शासन किया करते थे। फिर अचानक एक जादूगर हमारे राज्य में आया। जब उसने मुझे देखा तो वो मुझ पर मोहित हो गया। उसने मुझसे विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन मैं पहले से विवाहित थी। मैं तुम्हारी पत्नी थी। मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। जादूगर क्रोधित हो गया। उसने हमारे पूरे राज्य को अपनी जादुई शक्ति से इस तालाब के अंदर कैद कर दिया। उसने मुझे बकरी में बदल दिया और तुम्हें पत्थर की प्रतिमा में बदल दिया। अर्जुन स्तब्ध खड़ा सुनता रहा। जादूगर ने कहा था कि तुम्हें कोई भी मनुष्य के रूप में वापस नहीं ला सकता, सिवाय ऐसी स्त्री के जिसकी परवरिश एक अत्याचारी पिता ने की हो। लेकिन उसमें
अपने पिता का एक भी अवगुण ना हो। अगर वो स्त्री तुम्हें स्पर्श करेगी तभी तुम जादूगर के श्राप से मुक्त हो सकते हो। कुमुद ने आगे कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार जंगल में देखा और तुम्हें मनुष्य के रूप में पाया तो मैं बहुत खुश हो गई। मुझे लगा तुम जादूगर के श्राप से मुक्त हो सकते हो, लेकिन जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है तो मैं टूट गई। उस समय तुम्हें सच्चाई बताना बेकार था, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाता कि तुम कौन हो तो तुम्हारा मन बालक की तरह शुद्ध नहीं रहता और तुम उस जादुई लाल पुष्प को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। तो फिर मुझे सब कुछ याद क्यों नहीं आया? तुम्हें सब याद आ जाएगा। जादूगर का अंत करके ही तुम्हें सब याद आ जाएगा। तुम्हारे हाथ में वही जादुई पुष्प है और जादूगर हमारे महल में ही है। जैसे ही तुम ये पुष्प जादूगर के ऊपर फेंकोगे वो पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा और कुछ देर बाद राख में बदल जाएगा। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ, चलो। इतना कहकर अर्जुन महल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा। अर्जुन और कुमुद महल के अंदर पहुंचे। महल के बीचों बीच सिंहासन रखा हुआ था। उस सिंहासन पर वही दुष्ट जादूगर बैठा हुआ था। अरे तू मेरे श्राप से मुक्त कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, पर अब मैं इतना जरूर जान गया हूं कि जो होता है भले के लिए होता है। अगर तू मुझे श्रापित ना करता तो मेरी याददाश्त कभी नहीं जाती, और अगर मेरी याददाश्त कभी नहीं जाती तो शायद मैं इस लाल पुष्प को कभी प्राप्त नहीं कर पाता, और उस पुष्प के बिना तेरा अंत कभी नहीं हो सकता था। इतना कहते ही अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लाल पुष्प उठाया और पूरी शक्ति के साथ जादूगर की ओर फेंक दिया। अगले ही पल जादूगर का शरीर पत्थर की मूर्ति में बदल गया। कुछ ही क्षणों के भीतर वो पत्थर की मूर्ति टूटकर राख में बदल गई। उसी पल बकरी एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। अर्जुन की खोई हुई याददाश्त वापस आ गई। राजकुमारी राजकुमारी, मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ। राजकुमारी कुमुद मुस्कुराने लगी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ पूरा मायावी राज्य गायब हो गया। कुछ ही क्षणों बाद वही महल और पूरा राज्य फिर से विशाल जंगल के बीच प्रकट हो गया। राज्य के सभी लोग खुशी से झूम उठे और हर ओर उत्सव का माहौल बन गया। कुछ दिन बाद राजकुमार अर्जुन अपनी पत्नी राजकुमारी कुमुद को लेकर हरियापुर गांव पहुंचा। अरे 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 अर्जुन, अरे भाई तुम तो मेरी हवेली में चरवाहे हुआ करते थे। भैया तुम राजकुमार कैसे बन गए बेटा जी? मैं हमेशा से ही राजकुमार था। इतना कहकर अर्जुन ने जमींदार को सारी घटना विस्तार से सुना दी। फिर उसने गौरी को बुलाया। तुम्हारी वजह से मैं पत्थर के श्राप से मुक्त हुआ गौरी। तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और आज के बाद तुम्हें जीवन में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मेरे महल में आ सकती हो। मैं कुमुदपुर राज्य का राजकुमार अर्जुन हूं, और ये हमारी पत्नी राजकुमारी कुमुद है। गौरी ने दोनों के सामने हाथ जोड़ दिए और बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। कुछ देर बाद राजकुमार अर्जुन अपनी पत्नी राजकुमारी कुमुद के साथ वहां से विदा हो गया। कभी कभी जीवन में जो घटनाएं बुरी लगती हैं, वही भविष्य में किसी बड़े सुख का मार्ग बन जाती हैं।